हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो आज आप सभी लोगों को मैं नेट और जीआरएफ के बारे में पूरी डिटेल शुरुआत से आखिर तक बताऊंगा। नेट क्यों करना चाहिए, जीआरएफ क्यों करना चाहिए और जीआरएफ करने के बाद क्या होता है, नेट करने के बाद क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस कितनी पड़ती है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, कितने % बच्चे हर बार पास होते हैं और अगर जीआरएफ क्वालिफाई होता है उसके बाद क्या होता है। ये सारी डिटेल हम लोग बताएंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेट जीआरएफ क्या है, इसे क्वालिफाई करने के बाद कौन सी जॉब मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करें, जो उम्मीदवार नेट की परीक्षा देता है यानी कि जो नेट के लिए अप्लाई करता है उसको क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले उसका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट साइड से यानी कि बीए में किया है तब आपका 55% होना चाहिए और अगर आपने साइंस से किया तो आप CSIR UGC नेट होता है, CSIR नेट होता है। अगर आपने आर्ट्स से किया है तब आपका UGC नेट होगा। कॉमर्स वालों का भी UGC नेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेट का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। और जीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ठीक है। तो ये हो गए फुल फॉर्म। सबसे पहले हम बात करें अगर क्या होनी चाहिए, देख लिया आपने, मैंने बता दिया आपको कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, अगर आप अन्य कैटेगरी के जैसे ओबीसी, SC, ST के या फिजिकल हैंडीकैप हैं, आप उससे भी अदर कैटेगरी हैं तो आपको 50% कम से कम आपके नंबर होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को भी SC, ST, PWD जातियों के बराबर ही छूट दी जाती है, तो उनको छूट भी कुछ दी जाती है, उनकी कट ऑफ भी कम जाती है, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ बनाते समय इनका सबका खास ध्यान रखा जाता है। और जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका फाइनल नहीं हुआ है, अगर आपने नेट के लिए अप्लाई कर दिया है तो नेट अप्लाई करने के बाद नेट आपका क्वालिफाई अगर हो जाता है उसके 2 साल के अंदर यूनिवर्सिटी ने आदेश दिया है कि उसके 2 साल के अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप मास्टर्स में पहुंचे ही हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका अगर क्वालिफाई हो जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 साल के अंदर मांगा है तो आप 2 साल के अंदर क्वालिफाई हो जाना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके 2 साल के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर में पहुंचते ही अप्लाई कर सकते हैं नेट और जीआरएफ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर एक होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। फिल करते समय बात ध्यान रखनी चाहिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली होता है, एक होता है जीआरएफ ओनली और एक में होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ बोथ। मतलब दोनों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या केवल एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई तब आप जीआरएफ ओनली करें, अन्यथा आप दोनों पे करें, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ दोनों के लिए आपको करना चाहिए, ठीक है। और कितने विषय होते हैं, तो 81 विषय के लिए यूजीसी नेट कंडक्ट करवाता है एग्जाम, NTA कंडक्ट करवाता है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस समय यूजीसी नेट एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। और जीआरएफ के लिए एज लिमिट होती है कि जो कैंडिडेट है वो 30 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें फीमेल कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती है और जो अदर कैटेगरी होते हैं इनको भी एज लिमिट मतलब छूट दी जाती है। एज क्राइटेरिया में आप वो लिस्ट देखकर पता कर सकते हैं कि किस कैटेगरी को कितनी छूट मिल रही है और इसमें सभी लोगों को छूट मिलती है। मतलब जो कैटेगरी मतलब जो कैटेगरी होती हैं जनरल कैटेगरी को, लेकिन एज छूट नहीं मिलती है, उसकी 30 साल एज होती है जनरल कैटेगरी वालों की। और उसके बाद अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो एग्जाम पैटर्न देखिए, फर्स्ट पेपर होता है और उसके बाद सेकंड पेपर एक होता है। फर्स्ट पेपर 50 नंबर का होता है, सेकंड पेपर 100 नंबर का होता है। एक ही दिन में दोनों पेपर कंडक्ट होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम पैटर्न यही है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 50 नंबर का पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है 1 घंटे का और सेकंड पेपर होता है 200 नंबर का। दोनों मिला के आपकी कट ऑफ बनाई जाती है और इसमें 60+ % आपके देखे जाते हैं, कहीं कहीं तो कम भी चली जाती है कट ऑफ। वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपका देख लीजिए 10 यूनिट होती हैं। कैसा कैसा पेपर होता है, DI होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, साइंस भी होता है, जनरल इशू भी होते हैं और सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसको आपको
देखकर अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, आपको बुक लेनी चाहिए। और सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट स्पेशल होता है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं होती है। आपने 5 साल तैयारी की है, ग्रेजुएशन 3 साल और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपने बेहतरीन तैयारी की होगी। और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका नेट आराम से निकल जाएगा। ज़्यादा कोई बड़ा पेपर नहीं होता है और निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है। और क्या सिलेबस होता है, तो सिलेबस हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। फर्स्ट पेपर का मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में होता है 10 यूनिट होती हैं। एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, एक रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, एक कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, फिर होता है लॉजिकल रीजनिंग, फिर होता है DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, और होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और एक होता है 10वीं यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये होते हैं 10 यूनिट, और इनसे आप फर्स्ट पेपर सिलेबस बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं, आसान नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप आसानी से नंबर पा सकते हैं, 85-80 अराउंड ऑफ 100 आसानी से नंबर पा सकते हैं। और सेकेंड पेपर में आप, अगर सेकेंड पेपर आपका कठिन है तो आप फर्स्ट पेपर में मेहनत कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट पेपर इजीली निकल जाता है अच्छे नंबर से, तो आपको सेकेंड पेपर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका 60+ % कट ऑफ जाती है, और 6% लड़के पास होते हैं हर बार। जैसे आपका 6000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो वैसे 6000 फिल नहीं करते, और 6000 ने अगर आपका एग्ज़ाम दिया है तो 360 बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फीस कितनी पड़ती है, तो फीस जनरल OBC जो होता है उसकी 1000 पड़ती है, जनरल की 1000 पड़ती है, EWS और OBC की 500 फीस पड़ती है। SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनकी फीस है 250। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। कब कब कंडक्ट होता है, एक दिसंबर का साइकिल है और एक जून का साइकिल, यानी कि जून में एक बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है NTA, और एक बार दिसंबर में, यानी कि साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। JRF करने के 3 साल के अंदर, JRF अगर आप क्वालिफाई हो गए, मान लीजिए आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है, उसके 3 साल के अंदर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लेना होगा। MPhil या PhD की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, 31,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है आपको। अगर आपने 2 साल जो होते हैं 3 साल की होती है, अगर जूनियर रिसर्च फेलोशिप 3 साल की है, अगर आपने 2 साल में बहुत अच्छा कर दिया है, रिसर्च अच्छे किए हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है तो आपकी वो स्कॉलरशिप बढ़ जाती है, और वो बढ़ के 35,000 रुपये पर मंथ हो जाती है। और अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पढ़ा सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हैं, और इसमें आप अप्लाई करके अपना अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और इसकी सैलरी 25,000 से 40,000 रुपये तक होती है, ठीक है। और JRF आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नेट क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपको PhD करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे टॉपिक्स थे। क्वालिफाइंग मार्क्स कब होता है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 60+%। अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और मुझे लगता है मैंने सारा कुछ बता दिया है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, आपने थंबनेल पर देखा होगा, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।